नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, देश का गुस्सा, खिन्नता, आक्रोश पर सब पर भारी है चुनावी रैलियां। पिछले 11 साल में देश के प्रधानमंत्री चुनावी मशीन में तब्दील हो चुके हैं। ऐसा कहने में मुझे कोई संकोच नहीं हो रहा है। देश जाए भाड़ में, भाजपा चुनाव जीतती रहनी चाहिए। शायद ये हमारे देश का एक दुर्भाग्य बन गया है कि देश की समस्याओं से बड़ी देश की पार्टी हो गई है, भारतीय जनता पार्टी हो गई है। अगर प्रधानमंत्री मोदी जो हर महीने रेडियो पे मन की बातें करते हैं, जिनके पास इतना बड़ा प्रचार तंत्र है, उनको पाकिस्तान को संदेश देने के लिए भी रैली का ही सहारा लेना पड़ा है। सर्वदलीय बैठक होगी जिसकी अध्यक्षता राजनाथ सिंह करेंगे, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के पास समय नहीं है। देश किस तरफ जा रहा है ये कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये चिंतन करने की ज़रूरत है दोस्तों कि देश के प्रधानमंत्री चुनाव जीतने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। आप ज़रूर इस पर अपने विचार रखना और हम बात करते हैं डॉक्टर सतीश त्यागी जी से। डॉक्टर साहब जी, देश में गुस्सा है, उबाल है, अभी तक लोगों की चिता की राख ठंडी नहीं हुई है। ऐसे में क्या प्रधानमंत्री मोदी को ऐसे कार्यक्रमों में जाकर संदेश देने की ज़रूरत थी, या ये वो दिखाना चाहते कि हमें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता? देखिए, एक कालखंड था भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के जीवन काल का जिसमें कहा जाता था राष्ट्र सर्वोपरि। 2014 के बाद भारतीय मोदी पार्टी का नारा हो गया है चुनाव सर्वोपरि। येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद, किसी भी स्थिति में चुनाव जीतना है, एक जुनून उनके अंदर है। और जब आपका लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतना हो, और इस देश में हर साल चुनाव होते हैं, तो आपको जो मशीनरी है, जो अपने कार्यकर्ता हैं, जो आपकी IT सेल है या जो आपकी सरकार के एजेंसीज़ हैं, उनको हर समय इलेक्शन मोड पर रखना होता है। और मेरी समझ में ये है कि शायद शुरुआती दौर में तो कुछ निर्देश दिए गए होंगे। अब ये सारे सिस्टम, सरकारी एजेंसियां खास तौर से, और ये जो पार्टी की IT सेल वगैरह, इनको ये संकेत से भांप लेते हैं कि करना क्या। अब इनको निर्देश नहीं देने पड़ते, ना मोदी जी देते ना शाह देते। इनको ये पता है कि हमारा नेतृत्व हमसे इस समय क्या अपेक्षा कर रहा है, और ये उस काम को शुरू कर देते हैं। तो अगर आपको अब कोई इन चीज़ों की जांच करे तो उसको कोई क्लू नहीं मिलेगा कहीं पे भी। इतने ट्रेंड हो चुके हैं लोग। अब जहाँ चुनाव सर्वोपरि है तो जाहिर सी बात है फिर वहाँ तो चुनाव महत्वपूर्ण होगा। और वो आज ताज़ा तरीन उदाहरण ये है कि जैसा आपने बताया कि जो लोग मारे गए हैं वहाँ उनके परिवारों में अभी शायद अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ। वो दुखी हैं, लोग अपने दुख से उबर नहीं पा रहे हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री जो है मधुबनी में बल्कि मधुबन में नृत्य कर रहे हैं। मधुबन में मीरा नाचेगी, कुछ इस तरह का गाना था। तो नरेंद्र मोदी जी वहाँ अपना नृत्य करने पहुँच कह रहे थे। वो जो उद्घोषक थी वो कह रही थी कि बहुत ही गौरव की बात है कि भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आज बिहार की धरा। तो मैंने भी सुना था कि बिहार गौरवान्वित हुआ है, बिहार आनंदित हुआ है, और बिहार के लोग बड़ी अच्छी हिंदी बोलते हैं ना। और वो मोदी जी को नीतीश कुमार के बीच में गार्ड भी बिठा रखा है, कहीं ये गलत हरकत ना करते। हाँ, वो सुरक्षा का सबसे उचित इंतजाम और जरूरी वही था। क्यों पता नहीं नीतीश जी का कब क्या करते हैं, वो है दिमाग खत्म हो चुका है। कब उंगली लगा दें, गुदगुदी कर दें, या कॉलर पकड़ ले। पीछे एक बार उन्होंने हाथ ही देखने लगे थे उनका। तो सुरक्षा कर्मियों को भी ये पता है कि ऐसे में सबसे बड़ा खतरा यही है नीतीश कुमार का, इससे बचाना है। तो कुल मिला के वो चलेंगे अपने में, चुनाव के खिलाड़ी हैं, चुनाव के मैदान में हैं। और ये घोषित किया जा रहा कल से कि पाकिस्तान को वो संदेश वहाँ से देंगे उस रैली से। देखिए, बहुत पुरानी कहावत है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। एक्शन बोलता है। और जहाँ छाती 56 इंच की हो, लाल आंख दिखाने की क्षमता हो, और पहली बार भारत को ऐसा प्रधानमंत्री मिला हो जो घर में घुस के मारता हो, उसके तो एक्शन ही बोलने चाहिए, उसे तो बोलना ही नहीं चाहिए। ये बोलते बहुत हैं जी, दिक्कत यही है। इनका बड़पोलापन ही इनकी समस्या है, और यही इनकी ताकत है। ताकत इसलिए है कि जो इन्होंने जो फौज तैयार करी है देश के करोड़ों साल में, मूर्ख लोग इनको फॉलो उनके लिए ये जो बोलते हैं उन्हीं के लिए बोलते हैं असल में। उनके तो ये हीरो हैं। लेकिन बाकी देश का जो हिस्सा है वो इन मूर्खताओं से अपने आप को अलग रखता है, तो तंग आ चुके हैं। वैसे भी हमारे समाज में बहुत ज़्यादा बोलने चालने के, इतने में एक लिमिट में सारी चीज़ अच्छी लगती हैं।
लेकिन अब वो उनके लिए प्राथमिकता बिहार की है, तो सारी चीज़ें चल रही हैं। और मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने जो किया सो किया। यहाँ इस देश के अंदर जो कुछ हो रहा है, जिसे आप बड़ी बारीकी से देख पा रहे होंगे, और वो चीज़ें धीरे धीरे छन छन के बाहर भी आ रही हैं कि यहाँ एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश है कि यहाँ इतना हिंदू मुस्लिम हो जाए, इतना बड़ा ज़बरदस्त ध्रुवीकरण हो जाए, जिसका अंततोगत्वा लाभ हमें बिहार के चुनाव में मिले। तो अब ऐसे में लोग अगर ये डाउट कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो हुआ अटैक ये भी पुलवामा की तरह स्पॉन्सर्ड हो, कहीं इसमें कुछ हो, तो जब देश का नेतृत्व शक के दायरे में आ जाए तो इससे तो दर्दनाक और दयनीय स्थिति कुछ हो नहीं सकती। आज तक ठीक है, भारत में तरह तरह के नेता हुए हैं, लेकिन किसी पे ये उंगली तो नहीं उठी कि कोई पार्टी या उसका नेतृत्व चुनाव जीतने के लिए या चुनावी लाभ उठाने के लिए कहीं दंगे स्पॉन्सर्ड करा देगा। तो आज सारा सोशल मीडिया भरा पड़ा है और लोग इस तरह के आरोप लगाते रहे। क्या सच्चाई है भगवान जाने, कोई नहीं जानते इन बारे में, लेकिन आदमी के एक्शन से उसकी सोच पता चल जाती है। तो पहली चीज़ तो ये बिल्कुल साफ है कि सर्वदलीय बैठक में उन्होंने राजनाथ सिंह को नामित कर दिया, जबकि उनको यहाँ होना चाहिए था, देश के नेता को यहाँ होना चाहिए था। और दूसरी उनकी प्राथमिकता जो सबसे बड़ी थी वो बिहार का चुनाव थी। तो उन्होंने अपने चरित्र को, अपनी जो सोच है उसको बिल्कुल साफ कर दिया है कि मेरे लिए केवल और केवल चुनाव महत्वपूर्ण है, और उसके बाद जो और चीज़ें वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। और मज़े की बात यह है कि उनके इस कदम को उनके जो समर्थक हैं वो बिल्कुल जायज़ अंधभक्त हैं जी, उनका तो क्या है, उनका हालात इस तरीके के हो गए हैं धर्मेंद्र जी यहाँ जो अंदर जहर फैलाया जा रहा है कि एक वीडियो आई है, वो मेरे पास है भी, उसका अभी पुष्टि नहीं हुई पाई है कि वो कितना कि 2 मुसलमानों को बाहर निकाल, ये तो इनका तो पुराना एजेंडा है। पुष्टि करने की जरूरत नहीं है इसकी। आई क्यों, किसने वायरल की, उसका लक्ष्य क्या है? वायरल तो अब तक जो ये चीज़ें वायरल हो रही हैं उनका भी कुछ नहीं पता। ये जो कहा जा रहा है ना कि कलमा पढ़ के छोड़ दिया और हिंदू कहलवा के, अभी इनके जो बंगाल के नेता हैं, क्या नाम है उनका कुछ, तो वो किसी एक महिला के बच्चे को अपने गोद में लेकर उसको फोर्स कर रहे हैं कि ये कहो कि उन्होंने हमसे पूछा कि हिंदू है हिंदू। तो इनके तो जो चाहे बड़े नेता हों छोटे नेता हों, वो उनको कोई इन चीज़ों से गुरेज नहीं है। समस्या सिर्फ ये है कि पहले हम ये मान कर चलते थे कि गिरने की कोई सीमा होती है, लेकिन अब हम इस निष्कर्ष पे पहुंच गए कि इनके लिए गिरने कोई सीमा नहीं है, कोई मतलब चेक नहीं लगा रखा है कि यहाँ तक जाना है भाई। क्या राष्ट्रहित वगैरह सब कुछ नहीं, पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। मुझे तो सर ये इनका जब ये राष्ट्रहित की बात करते हैं, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा फर्जी बात ही ये है इनकी। बिल्कुल। और मुझे सबसे ज़्यादा, अब जो मैं अगर बहुत गहराई में जाऊँ तो दुखद ये है कि मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS पे तरस आ रहा है। चूँकि जब 1925 में ये बना था, इसका एकमात्र लक्ष्य हिंदू समाज को संगठित करना था, और 100 साल में ये हिंदू समाज को संगठित नहीं कर पाए, बल्कि आज की तारीख में हिंदू समाज सबसे ज़्यादा विखंडित है, डिसइंटीग्रेटेड है। और RSS की लीडरशिप ने और भाजपा ने शायद ये मान लिया कि हम हिंदू समाज के जो प्रपंच कर रहे थे एकता का, इससे आगे वो बढ़ने वाला है नहीं। इसमें भी बढ़ाने में पॉलिटिकल मुद्दों ने साथ दिया, पॉलिटिकल में भी OBC साथ दे रहा है जी इनका, नहीं तो ये सामाजिक स्तर पर नहीं हुआ। और अब इनकी ये हताशा है, कहीं बहुत ज़्यादा निराशा में है RSS का नेतृत्व, कि उनको ये लग रहा है कि जिस लक्ष्य को लेकर हेडगेवार चले थे, जिस लक्ष्य को आगे गोलवलकर ने बढ़ाया या बाला साहब देवरस ने बढ़ाया, वो कहीं खो गया है। मोहन भागवत के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कि अगर कोई उपलब्धि है एकमात्र, तो वो है कि वो हिंदू समाज की एकता समरसता का जो नारा देता था वो पूरी तरह विफल हो चुका है। और उनको इस बात की चिंता कतई है नहीं, इस बात की ना संघ को चिंता है ना भाजपा को, तो खैर वो पॉलिटिकल पार्टी। RSS के लोग सर इंटरकास्ट शादियाँ नहीं करते हैं, अपनी जाति चिंता होने का अर्थ ही नहीं है इनको। तो नहीं, वो उनका क्या होता है कि हम नैतिक, नेपोलियन ने एक बयान देता था कि मैं नैतिकता या नियमों से ऊपर किसी ऐसी समाज के घर में अपनी बेटी को दे के दिखाएं। ना वो उनको औरों के लिए, वो पर उपदेश कुशल बहुतेरे वाली बात है। तो मेरे कहने का आशय ये था कि अब इन लोगों को ये समझ जाना चाहिए, एक शेर है बड़ा मशहूर कि आग को नहीं होती अपने पराये की तमीज़, अक्सर आग लगाने वाले भूल जाते हैं। तो इन्होंने अपने पास जितना भी ज्वलनशील पदार्थ था, जितना पेट्रोल डीजल था, सब लगा दिया, इसमें पूरी ताकत लगा दी। लेकिन मैं तो बधाई देना चाहूँगा हिंदुस्तान को कि इतने घंटे 60-70 घंटे गुजरने के बाद भी हिंदुस्तान में कहीं दंगे हो नहीं रहे, जबकि पूरी ताकत लगा के ये कोशिश की गई हिंदू बनाम मुस्लिम किसी तरीके से हो जाए और उसका कहीं चुनावी लाभ मिल जाए। लेकिन आपको बधाई देनी चाहिए हिंदुस्तान की जनता को। बेशक आप इनको अनपढ़ अशिक्षित मान लेते हैं, अर्धशिक्षित मान लेते हैं, लेकिन जितनी समझ भारत के लोगों को है
वो अपने आप में इसका एक कारण ये भी है सर कि आजकल लोग अपना आक्रोश, अपनी कुंठाएं सोशल मीडिया पे निकाल लेते हैं, वो घर से बाहर नहीं निकलते हैं। उनको पता है कि किसी नेता का बेटा दंगे में नहीं मरता। देखिए, सूचना, आप चले जाइए ग्रामीण क्षेत्रों में, आप जाओगे उत्तर प्रदेश के, तो मेरा तो उनसे वास्ता है। हरियाणा में तो यहाँ कुछ ज़्यादा मुस्लिम संख्या है नहीं। मेरे तो गांव के साथ ही जुड़ा हुआ गांव है, उसमें 98% मुसलमान, उसका नाम है कमालपुर। मेरा गांव है खानपुर। एकमात्र गांव ऐसा है, एक छोटा सा और गांव है लोकेशन, जहाँ पे मुस्लिम रहते हैं, और वो हिंदू बहुल क्षेत्रों में जुड़ा हुआ। वहाँ जाके आप माहौल देखिएगा, अब जाके अगर आप देखेंगे तो तनाव जैसी कोई चीज़ नहीं मिलेगी आपको। कुछ एलिमेंट हैं वहाँ जो इस चीज़ को कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन वो जो मुस्लिम गांव है और वहाँ के जो मुसलमान हैं, वो अपने ऊपर एक एडिशनल जिम्मेवारी ये मानने लगते हैं कि एक पागलपन छा रहा है, तो इसको हमने बहुत ज़्यादा मतलब आगे नहीं ले जाना, है ना। तो ये समझदारी इस हिंदुस्तान का मुसलमान भी दिखा रहा है। और आप देखिए सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, वहाँ से जो लोग आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जी वहाँ के मुसलमानों ने हमारे साथ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया। जो सर उनकी रोजी रोटी है, हाँ, वो सड़कों पे निकल गए उनकी हैं। पेट पे लात लग रही है। कल कश्मीर के उस इलाकों में हड़ताल थी, मुसलमान बाहर आके ये कह रहा है वहाँ पे, लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी और संघ के कार्यकर्ताओं का एकमात्र निशान पाकिस्तान से भी ज्यादा ये है। पाकिस्तान की चिंता नहीं उनको, पाकिस्तान का तो मोदी जी देख उनका तो मसला ये है कि हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो किसी तरीके से उसके सब्र को इतना पैमाना छलका दो, इस हालत में ले आओ कि वो सड़क पर आ जाए। और इन्होंने जो फौज तैयार की है, जो आप मंदिरों के जाके मस्जिदों के डांस करते हैं, उसकी चोटी पे चढ़ जाते हैं, है ना, और तरह तरह का दुर्व्यवहार करते हैं। रेडी वालों से कहा गया, जाके भाजपा के नेता कहते हैं हिंदू हो तो ये झंडा लगाओ, और उससे क्या मियाँ तुम अपना नाम लिखो। तो 10-12 साल से लगातार एक ही कोशिश है समाज को आग में झोंकने की, नफरत फैलाने की। लेकिन मैं इसीलिए इनको मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के लोगों की तासीर कुछ अलग है। ये गांधी का देश है, गौतम बुद्ध का देश है, महावीर का देश है, कबीर और नानक का देश है। इसे अगर कोई ये मान कर चलेगा कि गोलवलकर का देश बन जाएगा या सावरकर का देश बन जाएगा, तो उसे निराश होना पड़ेगा। और संघ को अपना चिंतन करना चाहिए इस बात को लेके कि जिस उद्देश्य को लेके वो चले हैं वो बहुत कहीं पीछे छूट गया। और उन्होंने जो 10-15-20% लोगों को ऑर्गेनाइज किया होगा, उसमें से भी अब धीरे धीरे शरण होना शुरू हो जाएगा। तो आरएसएस की चिंता होनी चाहिए कि ये सत्ता हमेशा के लिए नहीं रहने वाली, है ना। आप 2047 तक भी बने रहेंगे, 2047 के बाद ही भारत रहेगा और उसकी सरकारें चुनी जाएंगी, तब क्या स्थिति होगी। इनको अगर सच में सामाजिक समरसता बनानी थी, तो जब तक वह आर्थिक गैर बराबरी को ख़त्म नहीं करोगे, सामाजिक गैर बराबरी को ख़त्म नहीं करोगे, तब तक हिंदू समाज में एकता हो ही नहीं सकती। और दुर्भाग्य ये है कि लोग पढ़ते कम है। बंच ऑफ थॉट पढ़िए, विचार नवनीत पढ़िए गोलवलकर का, उन्होंने साफ लिखा है कि वर्ण व्यवस्था हमारे समाज का अभिन्न अंग, इसको बने रहना चाहिए। अच्छा, हाँ, वो वर्ण व्यवस्था के पक्षधर थे, जातियों के पक्षधर थे, और कहते ये थे कि वर्ण के नाम पे जाति का ये चक्कर फैला के हमारा नुकसान। नंबर 2, वो महिलाओं के उत्थान के बहुत विरोधी थे। वो कहते थे महिला कभी भी सत्ता के केंद्र में आनी नहीं चाहिए। ये बंच ऑफ थॉट में सारी चीज़ें हैं। और ये इतने मतलब बदमाश लोग हैं कि जब ये सवाल उठा बंच ऑफ थॉट में लिखा, इन्होंने कहा नहीं, वो गुरुजी ने वो किताब ही नहीं लिखी थी। तो किसी ने तो लिखी थी है? अगर मैं कहूँ आप सावरकर को ठीक से पढ़ लीजिएगा, गोलवलकर को ठीक से पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि इनका वैचारिक दर्शन भारत को कहाँ ले जाने वाला है। नहीं, इतने साल से 10 साल से तो इनका राज है ही, 11 साल हो गए। 11 साल में आरएसएस चाहती तो देश से ये वर्ण व्यवस्था और पूरे हिंदू समाज को एक कर ही सकते थे। ये बताओ, एक रेवेन्यू का केस है रॉबर्ट वाड्रा का, 4-6 फाइलें हैं, 11 साल में आप उसकी सच्चाई नहीं जान उसको दे दो जेल में, वो बेचारा उसकी सच्चाई नहीं, परेशान हो रहा है बहुत ज्यादा। इसमें तो गवाही कहीं से नहीं होगी ना। और खास बात ये है, उसको जेल में डालने से है ना कोई नाखुश नहीं होगा, सब कहेंगे ये काम ठीक नहीं है, कोई हैसियत नहीं है ना उसकी। लेकिन ये रॉबर्ट वाड्रा को इशू बना रहे हैं। कल फेसबुक पे एक भाजपाई मित्र मेरे ये कह रहे थे कि जी 2005 से लेकर 14 तक आपने कुछ नहीं लिखा। अब उनको ये बताऊं कि भैया मैं तो 2013 में ही एक्टिव हुआ हूँ फेसबुक पे, 2006 में तो फेसबुक आई है। आपके पास कौन सी संवैधानिक जिम्मेदारी थी जिसके बारे में बोला? तो वो कहते जी रॉबर्ट वाड्रा के विषय में आपका क्या कहना। भाई रॉबर्ट वाड्रा है क्या हैसियत है उसकी? ना वो विधायक है, ना वो गांधी परिवार की गलती है ना, खुद भोग रहे हैं। तो वो लोग कहते हैं जी कांग्रेस का दामाद। मैं तो धर्मेंद्र जी ये कह रहा हूँ भाजपा का दामाद है, आप दामाद को बचा रहे हो। ऐसी दोनों जेल में यार हद होगी। है क्या केस? वो एक डील ही तो हो रही है डीएलएफ के उसके बीच में, आप उसके सच को 11 साल में नहीं जान पाए, तो दामाद तुम्हारा है उनका है?
तो भारत में राबर्ट वाड्रा जो सोनिया गांधी का दामाद है, उसकी रक्षा में सारा भाजपा जुटी हुई है कि उस पर कोई एक्शन ना हो जाए। तो नहीं, कितनी छोटी सी बात थी, और कर दो अंदर, डालो भाई। तो आप ना तो सोनिया गांधी को अंदर कर पाए, ना आप राहुल गांधी को अंदर कर पाए, ना प्रियंका गांधी को अंदर कर पाए, ना राबर्ट वाड्रा को अंदर कर पाए। बातें मारते बड़ी बड़ी बातें लफाजी सारी कर दो। अभी कहो कि दामाद खा गया, दामाद ये बात सही क्या? है, दामाद तो ये बीजेपी का है, भाजपा का दामाद है, सच में भाजपा का दामाद है। और छोड़ो, आप ये तो बहुत बड़े बड़े नेता हो गए, आप भूपेंद्र हुड्डा का क्या बिगाड़ पाए? क्या बिगाड़ लिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भाई? अगर अगले आकर वो ये कहें चुनाव में भी मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, कुछ निकला ही नहीं मेरे खिलाफ, तो वो सच कह रहे हैं भाई। किसी का कुछ बिगाड़ा हो बताओ। और कहें कि उस समय में आप क्यों नहीं बोले? अरे उस समय में जब भी कोई एक्शन होता, सुरेश कलमाडी हुआ, कॉमनवेल्थ का वो जो गेम थे, अंदर गया है। शिवराज पाटिल का इस्तीफा हो रहा है बॉम्बे राइट्स के बाद में, है। बाबा रामदेव, अन्ना हजारे और वाड्रा, ये 3 आदमी कांग्रेस को ले बैठे, और इनकी वजह से ये आगे। सर असली दोषी तो ये हैं। तो अगर कांग्रेस में थोड़ा बहुत भी इनके जैसा वो होता, ट्रिक होती, ये इन तीनों का इलाज कर देते। उनका कम से कम ये दिन नहीं देखने पड़ते। कांग्रेस का नेतृत्व तो, और कांग्रेस वाले तो अपना माथा पकड़ के रोते हैं। उनको ये नहीं उम्मीद थी कि इस पार्टी में कभी कोई नरेंद्र मोदी आएगा और उसके पार्टी के चरित्र को बदल कर रख देगा। उनको तो अब अफसोस हो रहा है। उनको ये लग रहा है सरकारें बदलती हैं, बदल जाएगी, क्या बात होगी। उनको ये थोड़ी पता था कि देश में एक ऐसा आदमी आएगा जो देश के लोगों के बीच में नफरत पैदा कर देगा और देश की सोशल हार्मोनी को खत्म करके वो आदमी एक मसीहा बन जाएगा। ये थोड़ी पता था किसी को। भाजपा तो पहले से है ना, सन 80 से चली आ रही है, लेकिन उस वक्त का नेतृत्व जो है अपनी सीमाओं में रहता था। उनको ये पता था कि ये हमारी लिमिट है, इसके आगे हमने नहीं बढ़ना। लेकिन अब तो सारी सीमाएं टूट चुकी हैं, और जैसी अभी इनको फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि हमने एक लक्ष्य चाहा था कि इस समय देश में हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाएं, अगर नहीं होंगे ना तो अब ये कोई नई चीज़ प्लान की जाएगी। ये बाज नहीं आएंगे इन हरकतों से, और इनके सारे जो कर्म कर रहे हैं इसका फ़ायदा एक हो रहा है। हम तो कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं एक रोशनी होती है कि कितना ही अंधेरा हो, वो ये है कि हिंदुस्तान का आदमी लगातार समझदार हो रहा है। उनकी समझ में आ रही है चीज़ें। इतने मूर्ख भी हो रहे हैं जी साथ के साथ। नहीं होते रहे, वो मूर्खों की संख्या इतनी कम हो जाएगी कि वो कोई असर दिखा नहीं पाएंगे। अंत तो वो जो आदमी जो समझदार हो रहा है वो जाके मतपेटी पे जब बटन दबाता ना इलेक्शन में जा रहा है, वो तभी अपनी समझदारी दिखा रहा है, और कोई उसके पास तरीका नहीं है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं भयभीत है। क्योंकि आज आप ये मान के चलिए कि हर मोहल्ले में, हर गली में वोट को इस आधार पे बांट देते हैं पार्टियों में। अगर पार्टियों में एकता हो तो आज भी देश का अधिकांश समुदाय तो हर मोहल्ले में, हर गली में, हर कस्बे में दंगाइयों के ऐसे गैंग एक्टिव हो गए हैं कि वो अगर चाहें तो पूरे शहर की शांति खराब कर सकते हैं। वो आपको हमें नहीं जीने देंगे। ये रात दिन जो हम हमले झेलते हैं ना सोशल मीडिया पे, ये क्या और मुझे तो कई बार ये आतंकवादी तो है। ये मुझे तो कई बार ये लगता है सर कि ये लोग मतलब राज होने के बाद जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं, ये डरते रहते हैं 24 घंटे, डर में जी रहे हैं। ये सारी डर वही फैलाता है जो डरा हुआ है। ये तो मनोविज्ञान का सिद्धांत है, डरा हुआ आदमी ही डर फैलाता है और कोई नहीं फैलाता। तो ये डरे हुए लोग हैं, नपुंसक लोग हैं, इनके अंदर तो हिम्मत जैसी चीज नहीं है। ये तो बाहर भी छुप कर करते हैं। इनकी तो सारी पॉलिटिक्स और पूरा वैचारिक दर्शन भय पे ही कायम है। और ये जो मैं कह रहा था ना आपको, सोशल मीडिया पर आपके हम जैसे लोगों के खिलाफ या पूरे ऐसे लोगों के खिलाफ लगे रहते हैं, ये सब टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं। ये आतंकवादी का काम क्या होता है? आतंक फैलाना, और तो कुछ नहीं ना। तो वो जब किसी को डराना चाह रहे हैं तो वो टेररिज्म की एक्टिविटी है। अब इनको ये लगता है कि भाई अगर कोई भी आवाज़ उठ रही तो उसे कितनी जल्दी दबाया जाए। सारा देश खड़ा हो रहा है कि अमित शाह से सवाल क्यों पूछ रहे हो आप? भाई किससे पूछें? कहेंगे भी ऐसे, आपको डर नहीं लगता? अरे मुझे क्यों डर लगे भाई, तू होगा डरपोक। देश का गृह मंत्री जिसके ऊपर ये जिम्मेवारी है कि वो है कि सुरक्षा करे, नागरिकों की शांति करे, उसकी जिम्मेवारी नहीं तो किसकी जिम्मेवारी है? और ये तो बेशर्मी की पराकाष्ठा है, अनैतिकता की पराकाष्ठा है कि वो आदमी इस्तीफा ही नहीं दे रहा। कह रहे हमारे इस्तीफे होते नहीं है। रेड कारपेट पे जाके उसने वहाँ पे श्रद्धांजलि दी है जी। आप देखा है पीछे बच्चे रो रहे हैं पापा पापा करके। नहीं, उन्हें किसी के आंसुओं से वो द्रवित नहीं होते। मैंने तो बहुत पहले कहा था, ये पूरी सोच ही बहुत ही क्रूर, निर्मम और निष्ठुर लोग हैं। इन्हें कोई लेना देना नहीं किसी से। ये लाशों पे बैठ के ही राजनीति करते हैं। पूरा संगठन इन्होंने इसी स्तर पर तैयार खड़ा किया हुआ है।
वही बस थोड़ा जो सुखद ये लगता है कि ये जो इनकी सारी राजनीति थी वो पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। इनका जो विस्तार हो सकता था वो हो चुका है। अब ये लाख कोशिश कर लें, ना ध्रुवीकरण हो पाएगा धार्मिक आधार पे, और ना ही इनके साथ हिंदू समाज के बाकी हिस्से जुट पाएंगे। ये इस समय न्यूमेरिकल हिसाब से अपनी पूरी ताकत में है, सबसे ऊपर। अब इसमें केवल डिके होना, नीचे ही जाना जितना जाएगा। अपने कर्मों धीरे से धीरे लोग समझ जाएंगे सारी की सारी बात। नफरत को कितने दिन पाल सकते हो? मतलब अपने मुझे दिमाग में? हैरत होती है कि वो उनके दादा से बात कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही। को मतलब अगर आपने आज आना ही था तो आपने ये क्या ड्रामा करना था? और उस वो बात को दिखाया जा रहा है, और उस पर क्या है कि नायब सिंह सैनी भावुक हुए, मनोहर लाल खट्टर की आंखों में नमी आ गई। यार ये स्वाभाविक मानवीय प्रक्रियाएं कहीं भी आ सकती हैं, तुम इसको क्यों बेच रहे हो? इस पे की इसकी भी मार्केटिंग शुरू कर दी है। तो सोशल मीडिया का जिसको ये गाली देते हैं सबसे ज़्यादा फायदा ये उठा रहे हैं। अपना जितना भी जहर इन्होंने फैलाया भी इसी के माध्यम से, ये तो चल रहा है। अब कोशिश से ये ढूंढ ढांड के ला रहे हैं कुछ लोग ऐसे हो जाएं। अब वो उसका दैनिक जागरण के पत्रकार की बात हो रही थी, वहाँ पे उसकी पिटाई हुई है जम के। उसने सिर्फ ये पूछ लिया था जी कौन जिम्मेवार है। 3 भाजपा के एमएलए वहाँ मौजूद हैं घटनास्थल पर, उनके कार्यकर्ताओं ने उसकी पिटाई करी। बताओ, मतलब वो तो हाँ, और दैनिक जागरण का पत्रकार है जो दैनिक जागरण का तो उनका अपना अखबार है। तो वो एक माहौल, अब इसका उन्होंने वहाँ जो हरकत की है उस पत्रकार के साथ में, उसका केवल एक मकसद ये है कि जो देश के कोने में छोटे छोटे लोग बैठे हैं पत्रकारिता कर रहे हैं, उन तक ये मैसेज चला जाए कि तुम भी सुरक्षित नहीं हो। तो असल तो टेररिस्ट ये लोग हैं जो इस समय हिंदुस्तान में, भाई तुमने यार पाकिस्तान के लोग हैं, करो ना, तुम्हें कौन रोक रहा है? करो सर्जिकल स्ट्राइक, पाकिस्तान को तबाह करो, बर्बाद करो। सर्जिकल स्ट्राइक करने से ज़्यादा सर ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि देश के लोग देश में महफूज रहें। वही मैं कह रहा हूँ, मतलब आपके पड़ोस में एक देश है चीन, आप एक वहाँ पे करके दिखा दो ना। नहीं, वहाँ पे तो आपसे बड़ा देश है वो। विदेश मंत्री इनके सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि 4000 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर जमीन चीन हड़प चुका है। ये कोई कांग्रेस का नेता नहीं कर रहा। और विदेश मंत्री ये कह रहा चूंकि चीन बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था तो हम उसके साथ नहीं लड़ सकते। इसका मतलब आपने ये मान लिया कि अगर दुश्मन ताकतवर है आर्थिक रूप से ही, तब तो हम उनके सामने नहीं टिक सकते। अगर मान लिया आपको ये नरेंद्र मोदी के पीछे वीडियो रहे, मुझे बताइए ये कमजोरी सीमा की नहीं है, ये कमजोरी दिल्ली की है। तो आज भी तो कमजोरी दिल्ली की है। लोग लिख रहे हैं कि काश ऐसा प्रधानमंत्री भारत में होता। हाँ, ये आदमी अगर भारत का प्रधानमंत्री होता तो हम सुरक्षित होते। हाँ, वो एक वो नहीं आती जो नोट की होती, जब डॉलर के ये प्राइस गिरता है, रुपए गिरता है, तो प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा जो बोला है इन्होंने अपना, वो सारा इनके खिलाफ जा रहा है आज के। लेकिन अब तो ये स्मृति लोक का शिकार हो गए। इनको ऐसा लगता है ये चीज़ें हमने कभी कही नहीं, क्योंकि इनको ना जिम्मेवारी का, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास है ही नहीं। इनके लिए केवल बकवास है, लफाजी है, रेटोरिक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये तो देश का दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि इस तरह का नेतृत्व हमें मिला हुआ है जो अपनी ही जनता के साथ में 24 घंटे राजनीति कर रहा है। कई बार आदमी है ना जिस डाल पे बैठा होता है ना सर, उसी डाल को काट रहा होता है। ये इन लोगों के साथ यही स्थिति है। ये मूर्खता है ना सारी। इनको पता नहीं है कि इस देश को मतलब ये छिन्न करते जा रहे हैं। हाँ, अब ये देखिए वक्फ बोर्ड पे इन्होंने कुछ सांसद जैसा हनुमान बेनीवाल थे, उनकी फोटो के नीचे गद्दार लिखा। अरे वो विपक्ष के हैं, वो विप जारी हो रहा पार्टी का। दीपेंद्र हुड्डा के, कांग्रेस के सांसदों के नीचे भी गद्दार लिखा। इस मुहिम की क्या आवश्यकता थी? वो मुहिम तो इनके हाथ में है ना जी, है ना? तो आप ये समझाना चाह रहे हैं कि देखिए ये हिंदुओं के दुश्मन है। आप ये देखिए अकाली जो सांसद थे, जो सिख धर्म से, उन्होंने भी विरोध किया है इसका। अब हिंदुओं को ये देखना पड़ेगा, हिंदुओं के दुश्मन तो वो हैं जिन्होंने 2,500-3 हज़ार साल तक इनको जहाँ वो थूकते थे बड़े लोग वहाँ पे बिठाया, इनको अछूत बनाया, इनको समाज से बिल्कुल गिरा के रखा, इनको कहीं इनकी हिस्सेदारी नहीं होने दी। इनको ये पढ़ाया गया कि तुम्हारा काम ही लोगों की सेवा करना, उच्च वर्ण के लोगों की। तो दुश्मन तो असल में ये लोग हैं ना। इनको कोई लेना देना नहीं है जी देश से। नहीं, इनका कोई मतलब ही नहीं है। बहुत ये देश के लोगों ने संभालना है। संभाल लेंगे, जब संभालेंगे वो अलग बात है। पर अभी तो वो खुद संभले रहे हैं तो बड़ी बात है, जैसे अब संभले हैं, है ना। तो हो सकता है कि अगले 24 घंटों में, 48 घंटों में और ज़्यादा जहर फैलाया जाए। सारी ताकत इसी बात पे, कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो ये कह दे जी वहाँ मेरा धर्म पूछा और उसके बाद में मेरे वस्त्र उतारे गए। यार इतना टाइम होता है? हर टेररिस्ट ये चाहता है कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम रिजल्ट देकर लोगों को मार के एकदम भाग्यवान। और ये यहाँ डायलॉग डिलीवरी चल रही है।
ऐसे ही है जी। भाजपा का नेता भरोसा प्रदेश करते अध्यक्ष हैं लोग। है, हाँ, बंगाल का, जब उसको औरत को फोर्स कर रहा है कि आप कहो कि इन्होंने करा है, तो आपका दुश्मन एक्चुअल में पाकिस्तान नहीं है, आपका दुश्मन तो यहाँ देश में बैठा हुआ मुसलमान है। आपको अरब के मुसलमान से प्रॉब्लम नहीं है, आप बड़े खुश होते हैं जी अरब देशों में देखो कितनी बढ़िया मस्जिद वो बन गया, मंदिर वो बन गया। दबाते हैं जी हाँ, है ना। तो ये तो सब दोहरे तिहरे चरित्र के लोग हैं, इनका कोई भरोसा नहीं कहाँ तक जाएंगे। राष्ट्रवादी कहलाते हैं जिनका राष्ट्र से कोई कोई संबंध भी नहीं। राष्ट्रवाद इनके लिए सिर्फ लफाजी है, सिर्फ वो लफाजी है। सब माल बना रहे हैं ये ये लोग। कुछ नहीं, ये इतने ऐसे लोग हैं, आपने तो देखा होगा बहुत कार्यक्रम में, ये तो भीड़ को शांत करने के लिए भी 3 बार भारत माता की जय लगवाते हैं, तब जाके भीड़ शांत होती है। ये उस इतने पवित्र उद्घोष का भी इतना गंदा इस्तेमाल कर पाएंगे? तुम्हारे भीड़ मैनेजमेंट के लिए बना भारत माता की जय का नारा, ये तो हम रोज देखते हैं चीजों में है। और मंचों पे खुलेआम यही फलाने को जय श्री राम, उसको भी जय श्री राम, एक नया राग हरियाणा में भी आ गए शुरू हुआ ऐसे है। लोग, पता नहीं क्या कहाँ से आ गए हैं। हरियाणा में तो हरियाणा की एक साख थी, प्रतिष्ठा थी, लेकिन अफसोस है कि उसमें धीरे धीरे कमी आ रही है। दोस्तों, भारत के मुख्य सेवक, मुख्य प्रचार मंत्री, अब प्रधानमंत्री तो हैं ही हमारे, बेहतर होगा देश की सोशल हार्मोनी को। आप गरीबी में जी सकते हैं, अभाव में जी सकते हैं, लेकिन नफ़रतों में कोई आदमी नहीं जीना चाहेगा। इस देश को ज़रूरत है एक मजबूत नेतृत्व की, एक ऐसे प्रधानमंत्री की जो अपनी पूरी जनता को अपना परिवार समझे और उसी तरीके से काम करे। सबसे ज़रूरी है देश में लोग सुरक्षित रहें, चाहे वो किसी भी जाति, समूह, संप्रदाय के हों। अगर नफ़रत की राजनीति करना इतना आसान होता तो पंडित जवाहरलाल नेहरू में इनसे कहीं ज़्यादा दिमाग था। वो जानते थे कि ये देश कई जातियों, समूहों और संप्रदायों का गुलदस्ता है, इसको एक साथ बांधे रखना है तो सांप्रदायिकता, सद्भाव जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये बात पंडित नेहरू समझते थे, लेकिन अब इनको कौन समझाए, क्योंकि वो किताबें पढ़ते थे, वो इस देश की नब्ज को जानते थे। अगर इतना आसान होता तो वो इनसे ज़्यादा ये कर सकते थे। खैर, अब देश की इन समस्याओं के लिए भी हम पंडित नेहरू को ही दोषी मानेंगे, क्योंकि हमारे मुख्य सेवक का तो कोई दोष कभी होता ही नहीं है। आप क्या कहेंगे? अपने विचार खुलकर रखा करें दोस्तों, और विचार रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि विचार प्रकट करने के बाद हमें एक शांति प्राप्त होती है कि हमने कहीं तो कुछ तो बोला है, अपने मन के विचार रखे हैं। अपने मन के विचार जरूर रखा करिए। शुक्रिया, नमस्कार। देश के सद्भाव के लिए हम प्रार्थना करते हैं। भगवान इन कुबुद्धि लोगों को बुद्धि प्रदान करे जो इस देश को अमन में शांति कायम रहे, और एक ऐसी मजबूत सरकार का ये लोग प्रदर्शन करें जिससे हमारे देश में सुरक्षा का भाव पैदा हो, और भाव ही पैदा ना हो, हम सुरक्षित भी रहें, ये जरूरी है। नमस्कार।